हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस चैप्टर को हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। तो ये आईसीएसई बोर्ड का 10th क्लास का हिस्ट्री बुक का पहला चैप्टर है। तो इस रिवोल्ट को बहुत लोग जो है वो सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। सिपाही म्यूटिनी का मतलब क्या चीज़ हुआ हमारा कि सिपाहियों के द्वारा चालू किया हुआ रिवोल्ट, झगड़ा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्लास में तो पूरा देख ही लिया, अभी खाली ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। एग्जाम से पहले लास्ट मिनट रिविजन समझ सकते हैं। पहले हम लोग पॉलिटिकल कॉजेज़ देखते हैं, क्या क्या कारण था इसका। तो पहला चीज़ है, अंग्रेज़ लोग इंडिया में आए, इंडिया में आके बिजनेस करने का परमिशन मांगा, फिर धीरे धीरे यहीं पे कैप्चर करके एरिया एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। तो 1757 में हुआ हमारा बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद अंग्रेज़ लोग प्रॉपर तरीके से जो है वो बंगाल पे कैप्चर कर लिए थे। और फिर वहीं से अजीबोगरीब नियम कानून रूल्स रेगुलेशन लगा के अपना एक्सपेंशन का काम हमारा यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट कर दिया था। मतलब अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे थे। घुसे बंगाल पे कैप्चर किए, फिर धीरे धीरे बंगाल से निकल के अलग अलग रीजन्स जो है वो कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए। अब ऊट पटांग नियम कानून पॉलिसी क्या लगाते थे? पहला लगाए थे सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस लगाए थे लॉर्ड वेलेस्ली ने, और यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से एक लॉलीपॉप थमाया गया इंडियन रूलर्स को। उनको बोला गया कि हर वो स्टेट जो कि ये सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उनको अगर बाहर से कोई भी दूसरे कंट्रीज़ अटैक करते हैं तो उन स्टेट को हम लोग यानी कि अंग्रेज़ लोग प्रोटेक्शन देंगे। तो इस तरीके से बोला गया, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशन उसमें रखा गया था। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन इसमें ये था कि जो जो स्टेट सब्सिडरी अलायंस फॉलो करेगा उनको ब्रिटिश लोग जो आर्मी दे रही है वो आर्मी को रखना पड़ेगा, अपना आर्मी को हटा देना है, अंग्रेज़ों का आर्मी रखना है। उस आर्मी का मेंटेनेंस का पूरा खर्चा जो स्टेट सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट की है उस स्टेट के राजा जो है उस आर्मी का मेंटेन करेगा। और खाली आर्मी ही नहीं, आर्मी का परिवार वाला, उसका बेटा बेटी, एजुकेशन, खाना पीना, सारा चीज़, सैलरी, सब चीज़ जो उस स्टेट का जो राजा है जो है वो बेयर करेगा। तो ऐसा उसमें लिखा हुआ था। आगे था, अगर आप सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके स्टेट में ब्रिटिश को छोड़ के दूसरे कोई भी यूरोपियन अगर हैं उनको आपको स्टेट से निकाल देना पड़ेगा। तो ये चीज़ था। फिर इसके बाद था कि आपके स्टेट में अंग्रेज़ों का एक ऑफिसर रहेगा, वो देखेगा कि सब्सिडरी अलायंस ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं। आप लोग जो मिलिट्री वाले आपको दिया गया है वो उनको सैलरी दे रहे हो कि नहीं टाइम से, उनका घर परिवार का देखभाल कर रहे हो कि नहीं, उनका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ का देखभाल वो ब्रिटिश ऑफिसर ही करता था। अगर बाई चांस किसी तरीके से इन पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट आपका मिस हो जा रहा है, टाइमली सैलरी नहीं दे पाए, कोई दूसरा नॉन यूरोपियन आ गया अंग्रेज़ों के अलावा, तो उस केस में आपका स्टेट जो है वो ले लिया जाएगा। ऐसा सब्सिडरी अलायंस में जो वो लिखा हुआ था। तो कुछ स्टेट जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था वो था हमारा हैदराबाद, मैसूर, लखनऊ, पुणे। इन सभी स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस एक तरीके से लॉलीपॉप था। मतलब कहने को तो जो स्टेट थे वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन जिन्होंने वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था वो एक तरीके से कंपनी के अंदर में कठपुतली बन गए थे। आर्मी दिया गया, लेकिन उस आर्मी को इस्तेमाल करने का तो कहने का मतलब स्टेट जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन एक तरीके से वो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में वो कठपुतली बन गए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अंग्रेज़ हम पे कैप्चर नहीं किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो एक ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने हम पे कैप्चर कर लिया था। तो मतलब सब्सिडरी अलायंस के अंदर में आपको जो है वो मिलिट्री वगैरह, आर्मी, सब चीज़ दिया जाएगा, लेकिन उस आर्मी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपको अगर उस आर्मी का यूज़ करना है आपको पहले वहाँ पे महारानी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो बहुत झमेला था। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपको बंदूक दिया गया लेकिन गोली नहीं दिया गया, तो बंदूक क्या फेंक के मारेंगे। चलो, तो ये चीज़ था हमारा सब्सिडरी अलायंस। अगला उट पटांग नियम कानून, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने लगवाया था। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी स्टेट का जो राजा है उसका अपना बेटा नहीं है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग खुद का नहीं है, तो उस केस में राजा के डेथ के बाद वो वाला स्टेट चला जाएगा अंग्रेज़ों के पास। और ये नियम लगा लगा के हड़पा गया सतारा, झांसी, नागपुर, इन सभी जगहों पे, जिसमें झांसी के बारे में आपने सुना ही होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो उनका भी स्टोरी हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में आगे में। इसके बाद हम लोग आते हैं एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध एक हमारा जगह है जहाँ के राजा जो थे उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वफादार था अंग्रेज़ों के लिए। मतलब अंग्रेज़ बोलते थे दिन हो रहा है तो मान लेते थे, वो बोलते थे अभी रात हो रहा है तो उसको भी मान लेते थे। तो बहुत ज़्यादा वफादार थे, कभी भी अंग्रेज़ों का कोई भी डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया, हमेशा बटरिंग ऑयलिंग करते रहते थे। लेकिन 7 फरवरी 1856 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को हड़प लिया, ये बोल के कि तुम जो है वो हमारा आर्मी का देखभाल नहीं कर पा रहे। हालांकि ऐसा कोई बात था नहीं, नवाब वाजिद अली शाह अच्छे तरीके से सब चीज़ देखभाल कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनको धोखे से इनका एरिया हड़प लिया गया। तो
तो नवाब वाजिद अली शाह सोच में पड़ गए कि इतने सालों से हम अंग्रेज़ों के लिए इतना वफ़ादार हुए, लेकिन अब एंड में जो है वो इसका क्या मेरे को फल मिल रहा है, मेरा जो भी स्टेट था उसको झूठ मूठ का स्टोरी लगा के हड़प लिया गया है। और अवध के जितने भी लोग थे वो भी अंग्रेज़ों से गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनको भी पता था उनके राजा बहुत वफ़ादार हैं अंग्रेज़ों के, और उनको धोखे से उनका एरिया हड़पा गया था। चलो ये था एनेक्सेशन ऑफ अवध। अगला हम लोग आते हैं डिसकर्टसी टू मुगल एम्परर। तो अंग्रेज़ों से आने से पहले इंडिया के जो बादशाह जो बोले जाते थे वो लोग मुगल एम्परर थे। बाबर आए थे पहले, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, ऐसा तो चलता गया। लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर हमारा औरंगज़ेब था, उनके बाद जो आए सभी नालायक, कोई किसी से कुछ काम होता नहीं था। आखिरी मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर टू। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, बहादुर शाह जफर टू, ये लास्ट मुगल एम्परर थे। उस टाइम में लॉर्ड डलहौसी का रूल था इंडिया में। उन्होंने बहादुर शाह जफर टू को बोला कि आपके डेथ के बाद आपका जो घर है, यानी कि जितने भी मुगल थे वो लोग रेड फोर्ट में रहते थे, तो लॉर्ड डलहौसी ने बोला बहादुर शाह जफर को कि आपके डेथ के बाद आपका पूरा परिवार को रेड फोर्ट से निकाल दिया जाएगा और आप लोगों को राजा कहलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपका जो डिसेंडेंट है, आपका बेटा पोता, उनको राजा वाला टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो एक तरीके से मुगल एम्परर का डिसकर्टसी था, उनका मजाक बना दिया गया था। इतना बड़ा राजा है, 300 साल से इंडिया में रूल कर रहा है, अब बोल रहा है कि तुमको घर से निकाल देंगे, तुमको राजा का टाइटल रखने का अधिकार नहीं है। तो बहादुर शाह जफर जो है वो इसमें गुस्सा हो गए थे। बहादुर शाह जफर के बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे, वो लोग भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का इस डिसीजन से खुश नहीं थे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर टू तक जो है वो जो है ये नाम के खाली राजा थे। ऐसे तो ये लोग अंग्रेज़ों के अंदर में पेंशनर बन गए थे, अंग्रेज़ इनको पेंशन देते थे महीना महीना, उस पेंशन का पैसा से जीते थे, तो ये खाली नाम के राजा थे। अगला हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे? तो पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड बेटे थे, अपने बेटे नहीं थे। तो नाना साहेब को बोला गया कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो नाना साहब ने पूछा ऐसा क्यों? तो बोला कि तो आप जो है अडॉप्टेड बेटे हो, आप अपने बेटे नहीं हो, इसीलिए आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो नाना साहब बड़े गुस्सा हो गए, बोले कि बेटे तो हैं, अडॉप्टेड हो, अपने हो, लेकिन बेटे तो हैं, मेरे को भी पेंशन मिलने का अधिकार है। तो अंग्रेज़ लोग नहीं माने इससे। अब यहाँ पे ये नाना साहब के पास पैसा का कोई कमी नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो भी बचा कुचा पैसा था तिजोरी निकाल के एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, और उस ग्रुप की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में वो रिवोल्ट करवाती थी। ठीक है, तो मतलब लड़ाई करवाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, ताकि ये कंपनी उनका पेंशन वापस चालू कर दे। फिर आगे कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसके वजह से लोगों के मन में गुस्सा जमा होने लग गया था, और उसी के बाद जो वो लड़ाई का रूप लिया, ये 1857 का रिवोल्ट का रूप ले लिया। तो पहला दिक्कत ये था, अंग्रेज़ लोग अंग्रेज़ी में बकते थे, हम लोग जो है वो हिंदी में बोलते थे, तो हमें उनका भाषा समझ में नहीं आता था, उनको हमारा भाषा समझ में नहीं आता था। अब एक घर में रहना है, एक दूसरे का भाषा नहीं समझेंगे तो झगड़ा तो होगा ही। तो ये एक रीज़न था, अंग्रेज़ और हम जो है वो झगड़ने लगे थे। अगला ब्रिटिश लोग जो है वो हमारे इंडियन कस्टम्स, कल्चर्स, बिलीफ्स के बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ उनको पता नहीं था, तो बात बात पे ऐसा कुछ बोल देते थे जो कि हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर जाता था। किसी के रिलीजन को लेके कुछ बोल देता था, जैसे कोई ये है सिख है, माथा में पगड़ी पहन के निकला हुआ है, तो अंग्रेज़ लोग जो है वो मजाक उड़ा देते थे, कभी पगड़ी उतरवा देते थे। तो इन सभी चीज़ों की वजह से इंडियन लोग ब्रिटिश को पसंद नहीं करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं करते थे। आगे इंडियन ऑफिसर्स को हाई पोस्ट में जाने का परमिशन नहीं था, चाहे आप कितनों भी पढ़े लिखे हो, कितनों भी काबिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाफ पैंट पहना के सूबेदार बना दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ के वजह से इंडियन ऑफिसर्स भी उनको पसंद नहीं करते थे ब्रिटिश को। ऊपर से अंग्रेज़ लोग जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, मतलब अपने आप को भगवान समझते थे। उनको लगता था कि हमें जीना नहीं आता है। रीज़न क्या था ऐसा उनका सोच का? क्योंकि वो लोग गोरे थे। ठीक है, तो वो लोग सोचते थे कि हम लोग गोरे हैं, हम लोग ज़्यादा चालाक है, इंडियन लोग काला है, इनको कुछ नहीं आता है, इनको जीना सिखाना पड़ेगा। ये क्या जीना सिखाएंगे? ये लोग जब जंगल में पत्ता पहन के घूमते थे, हम लोग जो है वो विक्रमशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। कुछ र्यूमर्स भी फैल गया था, जिसकी वजह से इंडियन लोग जो है वो मन में उनका गुस्सा जमा हुआ था। र्यूमर ये था कि 1757 में ब्रिटिश लोग इंडिया में बंगाल को कैप्चर किए थे, और लोगों के मन में ये मानना था कि 100 साल बाद ये लोग वापस चले जाएंगे। इनको लगता था कि ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम है, 1757 में आए हैं, 100 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, 1857 में वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, ये बस र्यूमर था। तो 1857 में जब वापस नहीं जा रहे थे तो इंडियन लोग इनके खिलाफ में रिवोल्ट करने लग गए थे, तो इसीलिए 1857 का रिवोल्ट हुआ।
चलो ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। अगला हम लोग रिलीजियस और सोशल कॉजेज़ देखते हैं जिसकी वजह से लोग गुस्सा हुए थे। अंग्रेज़ लोग क्रिश्चियन थे, वो लोग इंडिया में आने के बाद बहुत सारा क्रिश्चियन जो मिशनरीज, स्कूल्स, चर्चेस ये सब इस्टेब्लिश करने लग गए थे। और इस्टेब्लिश तो किया, ठीक है, अब ओपनली क्रिश्चियनिटी प्रीच भी करते थे, लोगों को सिखाते थे। स्कूल कॉलेज में क्रिश्चियन रिलीजन सिखाया जाता था, गवर्नमेंट स्कूल में बाइबल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इंडियन जेल्स में क्रिश्चियनिटी का जो जो अच्छा पॉइंट्स है वो सारा चीज़ जो सिखाने लग गए थे। तो जिसके वजह से लोगों को लगता था कि ये लोग धीरे धीरे हमें जो है वो अपना रिलीजन छुड़वा के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा देंगे। तो ये भी एक रीज़न था कि लोगों के मन में इनके खिलाफ में गुस्सा जमा होने लग गया था। फिर इनका कुछ कुछ लॉज होता था जो कि इंडियन रिलीजन में इंटरफेयर करता था। जैसे पहला लॉ इनका था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, 1850 में ये लाया गया था। इस एक्ट में ये लिखा हुआ था, अगर आपको अपने पापा दादा परदादा का ज़मीन जायदाद चाहिए तो आपको अपना रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। तो ये एक नियम जो था वो हमारा रिलीजन के साथ इंटरफेयर कर रहा था। फिर जो मंदिरों का जो लैंड है, फिर मस्जिदों का लैंड है, उस पर हाई टैक्स कर दिया गया था। पहले ऐसा टैक्स वैक्स मंदिर मस्जिद पे नहीं लगता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आके मंदिर और मस्जिदों पे भी टैक्स लगवा दी थी। आगे इन्होंने सती सिस्टम बंद करवा दिया। सती सिस्टम क्या होता था कि इसमें हिंदुइज़्म में अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो जो वाइफ है उनको जिस आग में हस्बैंड को जलाया जा रहा है उसी आग में वाइफ को भी जंप करवा दिया जाता था, उनको मार दिया जाता। तो ये था सती सिस्टम। ऐसे तो बड़ा ख़राब सिस्टम था, हमें भी पता है, अंग्रेज़ों ने इसको बंद करवा दिया गया, बंद करवाया, लेकिन ये बात हमें पसंद नहीं आया क्योंकि ये सालों से यही सिस्टम चला आ रहा था। तो हमें पता है कि ये ख़राब सिस्टम है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बंद नहीं कर रहे थे और ब्रिटिश लोग आके हमारा रिलीजन में इंटरफेयर करके इसको बंद करवा दी। तो हम लोगों के मन में तब थोड़ा बहुत गुस्सा जमा हुआ, उतना भी मतलब गुस्सा था नहीं कि वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाए, तो थोड़ा बहुत बस गुस्सा हमारा जमा हुआ। तो सती सिस्टम एबॉलिश करने के कुछ साल बाद ले आया अंग्रेज़ों ने विडो रीमैरिज एक्ट। अच्छा, ये सारा चीज़ क्यों हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा देखें। हाँ, उस जिस टाइम में सती सिस्टम इंडिया में चलता था उस टाइम में चाइल्ड मैरिज भी होता था। तो लड़की का एज है 10-12 साल, 12 साल मान लेते हैं, उनका मैरिज हो जाता था 80 साल का बूढ़े के साथ। तो 80 साल का बूढ़ा मान लेते हैं, एक और साल जिया, 81 में डेथ हो गया, तो 12 साल की लड़की का 13 साल में उसका हस्बैंड का डेथ। तो हस्बैंड जिस आग में जल रहा है तो 13 साल का बच्चा को उस आग में जंप करवा के जो मार दिया जाता था। तो बड़ा ख़राब सिस्टम था, इसीलिए सती सिस्टम बंद करवा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर ने भी पार्टिसिपेट किया था इसको बंद करवाने के लिए, क्योंकि सबको पता था ये सिस्टम बहुत ख़राब है। अब विडो रीमैरिज एक्ट मतलब विधवाओं का फिर से शादी करवाना। तो ये भी एक अच्छाई के लिए लाया गया था, क्योंकि जो 13 साल का बच्चा जो है वो विडो हो गई है तो पूरा ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, तो फिर से उसको मैरिज करने का परमिशन मिलना चाहिए। तो इसीलिए विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया 1856 में। लेकिन ये भी इंडियन लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बोलने लगा कि पहले तो आप हमारे विधवाओं को मरने नहीं दे रहे, सती नहीं होने दे रहे, अब आप विधवाओं का फिर से शादी भी करवा रहे हो। तो मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा जमा होने लग गया था। आगे था लॉ अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड, लड़कियों को मतलब बर्थ से पहले ही मार देना, अबॉर्ट कर देना, ये जो है वो अंग्रेज़ लोग इस चीज़ को रोक टोक करने लग गए थे। तो ये भी एक अच्छा चीज़ था जिसको अंग्रेज़ों ने बंद करवाया था, लेकिन हमें इसका अच्छा ही नहीं दिख रहा था। तो ये भी कुछ कुछ रीज़न था जिसके वजह से हमारे मन में गुस्सा जमा होने लग गया था। आगे एक रीज़न था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ। तो इंडिया में रेलवेज़ और टेलीग्राफ ब्रिटिश ने ही लाया था हमारे भलाई के लिए। हालांकि हमारे भलाई के लिए कुछ काम वो लोग करते नहीं हैं, अपने भलाई के लिए ही ये लाए थे, रेलवे लाए थे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ का सामान जो है कॉटन वगैरह वो उनके कंट्री तक पहुँच सके और वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर वो लोग बेच सके। तो रेलवे अपने फ़ायदा के लिए लाए थे लेकिन इस रेलवे का यूज़ हम लोग आज भी करते हैं। लेकिन इंडियन लोगों को जब रेलवे इंट्रोड्यूस हो रहा था उनको ये बात पसंद नहीं आ रहा था। रीज़न क्या था, उनको लगता था अंग्रेज़ लोग जो है वो रेलवे को इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि इंडियन में जितने भी कास्ट सिस्टम चल रहा है वो कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए। जैसे रेलवे का एक ही कंपार्टमेंट में, आप फोटो में देख सकते हो, एक ही कंपार्टमेंट में उनको लगता था कि जितने भी कास्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको बैठा दिया जाएगा। तो इससे तो वो शूद्र जो जिसको नीचा जाति बोला जाता है, उनके बगल में बैठा देंगे ब्राह्मण को, तब तो बहुत बड़ा पाप वाला बात हो जा रहा है। इनको लगता था कि रेलवे इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि उनका रिलीजन के साथ ऐसा छेड़छाड़ किया जा सके। टेलीग्राफ एक मैसेज करने वाला सिस्टम होता है जिसमें लाइट पोस्ट जैसा खंबा लगाना पड़ता है। तो जब टेलीग्राफ का पोल इंडिया में इंस्टॉल हो रहा था उस टाइम में इंडियन लोगों को लगता था कि इस पोल में
फांसी चढ़ाने के लिए ये लगाया जा रहा है। जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का बात नहीं मानेंगे उनको इस पोल में फांसी चढ़ा देंगे, तो इसीलिए टेलीग्राफ पोल लगाया जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न था, हालांकि ये गलत बात था, ऐसा कुछ था नहीं कि फांसी चढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन इंडियन लोगों को उस टाइम में समझ नहीं आया और उनको लगा कि अंग्रेज़ लोग हमारे ऊपर टॉर्चर करने के लिए ये सारा चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे कुछ और चीज़ अगर देखें तो इंडिया में अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, यानी कि जो काले थे उनके ऊपर में बहुत टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते थे, इवन जान भी ले लेते थे, और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ में कोई बोल भी नहीं सकता था। ऐसा था कि कभी अगर रास्ता से कोई ब्रिटिश ऑफिसर जा रहा है, या ऑफिसर छोड़ दो, कोई ऐसा ही नॉर्मल ब्रिटिश इंसान जा रहा है, उसको देख के सभी को सल्यूट करना पड़ता था, सभी इंडियन को सल्यूट करना पड़ता था। अगर कोई इंडियन घोड़ा में ट्रैवल कर रहा है, उसको हॉर्स से उतर के किनारे खड़े होकर सल्यूट करना पड़ता था, जब तक वो अंग्रेज़ रास्ता क्रॉस करके चला ना जाए। तो ये सारा जो है वो बड़ा ख़राब सिस्टम चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में, जिसकी वजह से लोगों के मन में गुस्सा जमा हो रहा था। अब आगे फियर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। रीज़न क्या चीज़ था? अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रेलवे इस्टेब्लिश कर दिया, टेलीग्राफ बना दिया, बैंक इस्टेब्लिश करने लग गए थे। तो इन सभी चीज़ों में जो क्लर्क्स को रखा जाता था, पहले जो था वो ब्रिटेन से आते थे वो क्लर्क्स, तो उनको बहुत ज़्यादा सैलरी देना पड़ता था, उनका परिवार का देखभाल करना पड़ता था। ब्रिटेन से इंडिया तक लाने के लिए जितना भी फ़्लाइट टिकट वगैरह, शिप का टिकट है, वो सारा एक्सपेंसेस बियर करना पड़ता था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना इंडियन लोगों को ही इंग्लिश सिखा दे और इनको सस्ता में जो है काम पे रख लेंगे। तो इसी मोटिव की वजह से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब इसके वजह से पहले पहले हम लोग पढ़ने जाते थे, हिंदू है तो मंदिर में पढ़ते थे, मंदिर में पंडित जी संस्कृत में सिखाते थे। मुस्लिम है तो मस्जिद में पढ़ते थे, वहाँ पे मौलवी साहब अरबी भाषा में सिखाते थे। तो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस होने के बाद सभी लोग इंग्लिश सीखने लग गए थे, क्योंकि हमें फिर से लॉलीपॉप दिया गया था कि जो इंग्लिश सीखेगा उसको तुरंत जॉब पे रख लिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के निकलो, मतलब तुमको जॉब मिल जाएगा, रेलवे में, बैंक में, कहीं पे भी। तो इसीलिए अधिकतर लोग जो है वो अपना मंदिर और मस्जिद में जो पढ़ाई कर रहे थे उसको छोड़ के चले गए थे स्कूल में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे दो लोगों को नुकसान हो रहा था। मंदिर में जो पंडित जी थे उनका नौकरी चला जा रहा था, मस्जिद में मौलवी साहब उनका नौकरी चला जा रहा था। तो पंडित जी, मौलवी साहब, ये दोनों भी गुस्सा हो गए अंग्रेज़ों के खिलाफ में। चलो आगे कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ देखते हैं। इंडिया को अंग्रेज़ों ने बहुत ख़राब तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया था। हमारा जो ये था इकोनॉमी था, अर्थव्यवस्था पूरा चौपट कर दिया था। कैसे किया था? तो इंडिया में हमारा जो नेचुरल ट्रेड्स एंड हैंडीक्राफ्ट था वो हमारा पूरा बर्बाद हो चुका था। हमारा जो हैंडमेड गुड्स था उसको दूसरे कंट्री में बेचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब 100 का सामान अगर कहीं और दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं तो 100 का सामान 1000 में बिकता था। मतलब वही बात हो जाता है कि जितना का मुन्ना है उससे ज़्यादा का झुनझुना हो जाता था। कोई हमारा सामान खरीदता नहीं था, 100 का सामान कौन 1000 में खरीदने जाएगा। तो हमारा जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स था, जो ट्रेडिशनल थिंग्स थी, वो बिक नहीं रहा था। तो हमारा जो लोग उस हैंडमेड प्रोडक्ट को बनाते थे उनका नौकरी चला जा रहा था। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता था। अंग्रेज़ लोग अपना देश से अगर हमारे कंट्री में कुछ बेचने के लिए आते थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इसीलिए हमारा सामान जो है वो फॉरेन कंट्री में बिक नहीं रहा था। अंग्रेज़ों का सामान हमारे मार्केट में फ्री में अवेलेबल हो रहा था, बहुत कम दाम में अवेलेबल हो रहा था। तो इंडियन लोग भी ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या फिर ब्रिटेन मेड प्रोडक्ट्स को ख़रीदना पसंद करते थे, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता था। हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स से तो कई गुना अच्छा रहता था, इसीलिए उनका सामान ज़्यादा इंडिया में ख़रीदा जा रहा था, उनके पास पैसा आ रहा था। हमारा पैसा निकल जा रहा है, एक तो हम लोग कमा नहीं पा रहे हैं, हमारा सामान दूसरे कंट्री में बिक नहीं रहा, और इंडिया में कोई हमारा सामान खरीद नहीं रहा, सब लोग अंग्रेज़ों का सामान खरीद रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी अच्छा था और थोड़ा सा स्टाइलिश टाइप का लगता था। तो इंडिया का जितने भी आर्टिशंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, इनका जो नौकरी है वो चला जा रहा था। तो ये लोग भी गुस्सा होने लग गए थे। अब ये अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, इंडिया से ही सस्ता में कॉटन खरीदते थे, खरीद के अपना वहाँ इंग्लैंड में ले जाके फैक्ट्री में अच्छा क्वालिटी का कपड़ा बना के उसी सामान को हमारे इंडियन मार्केट में बेचते थे। तो मतलब सामान भी हम ही से खरीद रहे हैं और बहुत कम दाम में खरीदते थे, और बेच भी हम ही को रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला जाता है, और इस चीज़ को हम लोग पहले समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बना के सस्ता में ख़रीद के उसी सामान को हमें महंगा में बेचा जा रहा था। तो ये हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पे एक पर्सन थे, उनका नाम था ये दादा भाई नारोजी, और उनको ऐसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने इस चीज़ को सबसे पहली बार समझा था कि किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारा ही सामान हमें ही ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा है।
और ये चीज़ समझने के बाद उन्होंने एक बुक में इस चीज़ को लिखा। बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक, ये पूछा जा सकता है। आगे थे जो कल्टीवेटर्स थे, किसान, उनको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था। इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिस परमानेंट सेटलमेंट में ये था कि ज़मींदार जो पूरी तरीके से लैंड के ओनर बन जाएंगे। अब वो जिसको चाहे, जिस किसान को चाहे उस ज़मीन से निकाल दे सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ा ख़राब सिस्टम था। अदर सिस्टम्स भी, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। इसबदारी सिस्टम था, ये ज़मींदारी सिस्टम था, रियॉटवारी सिस्टम था। ये सारा सिस्टम होता क्या, अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, बस कहाँ पे इनको लागू किया गया था वो अगर याद रहे तो बेहतर है। ज़मींदारी सिस्टम याद रखना, एक कार्टून आता था बॉब द बिल्डर, तो याद रखना बॉब द बिल्डर ज़मींदार थे। तो बॉब से बी से बंगाल, ओ से उड़ीसा और बी से बिहार। रियॉटवारी सिस्टम में रियॉट को याद रखना रायट। रायट का मतलब होता है कि दंगा फसाद लग जाना, तो दंगे में बम तो गिरता ही है। तो रायटवारी सिस्टम में रायट में बम गिरता है, तो बम से याद रखना बी से बॉम्बे, ए से आसाम और एम से मद्रास। महलवारी सिस्टम में याद रखना, महल में लोग है ना कप में चाय पीते हैं, हमें तो ऐसा स्टील का ग्लास में दे दिया जाता है, पी लेते हैं हम लोग। इन महल में जाओगे तो देखना कप में लोग चाय पीते हैं। तो महलवारी सिस्टम से कप याद रखना, कप से होता है सेंट्रल इंडिया, यू से उत्तर प्रदेश और पी से पंजाब। तो यहाँ पे ये सारा सिस्टम लागू करवा दिया गया था। और ये सभी सिस्टम का मेन काम यही था कि किसानों से किसी न किसी तरीके से टैक्स वसूलो, चाहे ज़बरदस्ती वसूलो, चाहे बेवकूफ़ बना के वसूलो, तो कुछ भी करके टैक्स निकलवाना था। तो इतना ज़्यादा टैक्स किसान पे नहीं कर पाते थे, तो उनके ऊपर अंग्रेज़ लोग टॉर्चर करते थे, मारपीट करते थे, उनका ज़मीन रख लेते थे, उनका कैटल्स, गाय भैंस रख लेते थे। तो इसके वजह से जो है वो कल्टीवेटर्स भी गुस्सा होने लग गए थे। फिर इंडिया में ज़बरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट करवा दिया गया था। तो इंडिगो क्या होता है, नील, 4 बूंदों वाला जो उजाला होता है, वही इसी को इंडिगो बोलते हैं। तो अभी तो हम लोग जो फैक्ट्री मेड इंडिगो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले एक फूल का रस से वो बनाया जाता था, और वो फूल इंडिगो प्लांट में उगता था। और इंडिगो प्लांट में एक दिक्कत ये था कि वो ज़मीन को बंजर बना देता था। मतलब अगर सालों साल अगर इंडिगो का खेती कर रहे हैं तो ज़मीन बंजर बन जाता था, वहाँ पर कोई और फसल नहीं उगता था। तो इंडिया में ज़बरदस्ती इंडिगो का खेती करवाया जाता था ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो किसान लोग स्टार्टिंग में तो करते थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उनका ज़मीन बंजर बन जा रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया इंडिगो का कल्टीवेशन करने से। तो फिर अंग्रेज़ उनका ज़मीन हड़प लेते थे, उनके ऊपर टॉर्चर करते थे। और यहाँ पे जैसे बंगाल, बिहार, अवध, इन सभी जगहों पे ये इंडिगो का खेती होता था। यहाँ पे जूट उगाया जाता था। जूट का मतलब जो आलू प्याज का बोरा जो रहता है वो। ओपियम उगाया जाता था। ओपियम अफ़ीम को बोला जाता है, नशा करने वाला जो अफ़ीम है वो चीज़। ठीक है, आगे ये इंडिगो कल्टीवेटर्स को हम लोग देख ही लिए हैं, किस तरीके से उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग बात करते हैं एनेक्सेशन ऑफ रेंट फ्री लैंड एंड एस्टेट्स। 1852 में अंग्रेज़ों ने एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था इनाम कमीशन। उनको बोला गया कि जो लैंड ओनर्स हैं इंडिया में, उनसे उनका पेपर देखने को मांगो। अब पेपर उस ज़माने में कहाँ से पेपर वेपर कुछ होता नहीं था। तो इनाम कमीशन को बोला गया कि पेपर चेक करो, जिसके पास पेपर है ठीक है, जिसके पास पेपर नहीं है उसका ज़मीन हड़प लो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लैंड ओनर्स ऐसे थे जो कि पेपर नहीं दिखा पाए, क्योंकि उस टाइम में पेपर वगैरह ऐसा चलता नहीं था। तो लगभग 20,000 लैंड ओनर्स का ज़मीन जो है वो हड़प लिया अंग्रेज़ों ने। तो ये लोग भी गुस्सा हो गए। लॉस ऑफ लाइवलीहुड बहुत सारा हुआ था। बहुत लोगों का जो जीने का के लिए जो काम करते थे, जो पैसा आता था, वो काम ही उनका छूट गया था। जैसे आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैन, हेवी टैक्स की वजह से उनका सामान बिक नहीं रहा था। पंडित जी, मौलवी साहब, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से उनके यहाँ पे कोई पढ़ने नहीं आ रहा था। जो आर्मी वाले थे उनका नौकरी जा रहा था, क्योंकि इंडिया में सब्सिडरी अलायंस आ गया था। सब्सिडरी अलायंस में अंग्रेज़ अपना आर्मी देते थे, तो हमारा आर्मी का ज़रूरत ही नहीं था, इनको भी नौकरी से निकाल दिया। तो ये कुछ रीजंस है जिसमें ये लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। अब इंडिया में इतना ज़्यादा पैसे का दिक्कत आने लग गया था कि बहुत बड़ा फेमिन यहाँ पे फैलने लग गया, मतलब भूखमरी होने लग गया। लाखों लोग जो है वो खाने के कमी से मरने लग गए। किसान लोगों का कंडीशन तो बहुत ख़राब था। वो कुछ फांसी लगा लेते थे, कुछ लोग जो है अपना गाय भैंस को बेच देते थे। जो मदर्स जो है वो अपने खुद के बच्चों को दूसरे के यहाँ बेच देते थे, ताकि बच्चा दूसरे के यहाँ थोड़ा खाना पीना खा के ज़िंदा रह सके। तो ऐसा कंडीशन बन गया था। तो बंगाल में ये फेमिन 1837 से 38, ये जो है वो 1 साल तक इतना भयंकर फेमिन हुआ, मतलब भूखमरी, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग जो है वो मर गए, लाखों लोग यहाँ पे मर गए।
अब जिस टाइम में लोग मर रहे थे, यहाँ पे अंग्रेज लोग पार्टी कर रहे थे, तो सबको तो ऐसा आंख में खटकेगा ही कि लोग यहाँ पे सड़क किनारे मर के पड़े हुए हैं, लाशों का ढेर बिछ रहा है और ये लोग अपना पार्टी कर रहे हैं पूरा। तो ये सारा रीजंस हो गया हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो गुस्सा आने का। चलिए मिलिट्री कॉजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो ये नोट्स आपको दे दिया जाएगा, पहले भी भेजा हुआ है ग्रुप में, चेक कर लेना। इसको अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़ना और ओन वर्ड्स में जो लिखना, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। ये इस चैप्टर के लास्ट में बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो क्वेश्चन को भी एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा किस साल में आता है। जैसे पहला क्वेश्चन 2011 में, 2016 में और 2020 में, 3 साल में आया था ये। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये आए। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 ईयर्स का पेपर तो आपने खरीद ही लिया होगा अभी तक, उससे भी एक बार प्रैक्टिस करना।